हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बैटा 247। मैं हूं आयुषी मैम और इस वन शॉट सीरीज को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे चैप्टर की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज के वाइज से। अगर मैं सीयूटी और क्लास 12 दोनों की बात करूं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के तौर पे भी, क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का रहता है वो है एसिडिटी का कंसेप्ट, जिसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 110% आता ही आता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट उठा के हम बात करेंगे अमाइंस में भी, हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपने हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स करा है, अब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर करेंगे। इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो करेंगे, लेकिन सारे चैप्टर में आप देखोगे कुछ ना कुछ रिएक्शंस कॉमन होंगे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है वो आपके कॉमन निकल कर आ रहे होंगे। ऑल्सो आप लोगों को ये भी पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर टू द पॉइंट इसको फॉलो करते चलेंगे तो आपके नोट्स क्रिस्प बनते चले जाएंगे और आप लोगों को इस पूरी वीडियो के बाद ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम रिवाइज हो जाएगा। ऑल्सो लाइव क्लासेस में भी ये चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आप लाइव में जो कनेक्ट करना है वो आप लाइव में डाउट्स पूछ सकते हो और जो रिकॉर्डेड है उससे आपका एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे वन शॉट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर ईथर की। तो अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल आप लोगों को पता है क्या है कि मैम कार्बन कार्बन और OH, ठीक है। मतलब कि जो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि या तो सिस्टम आपका क्या है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब कि अगर बेंजीन रिंग नहीं आ रही तो अगर एलिफेटिक सिस्टम से OH जुड़ा है तो एल्कोहल है। अगर बेंजीन रिंग से, दैट इज एरोमेटिक सिस्टम, ये क्या है एक एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम से जब OH जुड़ेगा तो फिनॉल है। और ईथर क्या है, दो कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन है दैट इज ईथर का रिप्रेजेंटेशन। तो आपके पास क्या है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, ठीक है। तीनों को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट, जैसे मैंने बोला हर चैप्टर रिलेटेड है आपके पिछले चैप्टर से। हेलो एल्कीन हेलो एरीन में भी मैंने क्लासिफिकेशन करी थी दो बेसिस पे। पहला कि आपके कितने ज्यादा यहाँ पे अल्कोहल के ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम वो ही रहने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो भाई देखो, मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाईहाइड्रिक मतलब मोनोहाइड्रिक का मतलब कि जिसमें एक OH है, डाईहाइड्रिक का मतलब कि मैम कुछ ऐसा कि जहां पे आपके दो OH लगे हुए हैं। ऐसे पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है, भाई देखो दो से ज्यादा हो गए तो पॉलीहाइड्रिक, तो मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के ऊपर आप इसको सबसे पहले छोटा छोटा क्लासिफाई कर सकते हो। आइए अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे पहले आता है sp3। आइए अगर मैं sp3 की बात करूं तो आप सभी लोगों को आई थिंक ये कंसेप्ट पता है। ये मेरे पास क्या है, मैं आपके लिए बना रही हूं, यहां पे आप मुझे बताएंगे कि कौन सा अल्कोहल कौन सा कहलाएगा, ठीक है। ये अगर मेरे पास कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर उस कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर उससे भाई तीन ग्रुप जुड़े हैं तो क्या होगा ये आपका टर्शरी अल्कोहल। तीनों ही केस में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है sp3 है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है sp3 है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है sp3 है। तो sp3 में सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की। आई थिंक ये सबको क्लियर है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक एल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी, दो है सेकेंडरी, तीन है टर्शरी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका दूसरा कंसेप्ट और वो आप लोगों को मुझे लगता है पता है। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ता है तो प्लीज चैट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर दीजिए और भाई सेशन को यहाँ पे लाइक भी कर दीजिए सभी के सभी बच्चे। क्या है ये, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन इज योर एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक है तो sp3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एलाइलिक एल्कोहल, क्या होगा ये आपका एलाइलिक एल्कोहल, क्या होगा एलाइलिक एल्कोहल। लास्ट चैप्टर में बेटा पढ़ा है हमने ये, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, दैट इज बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अगेन ये वाला क्या होगा, ये कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक, आप लोगों को पता है, तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल है। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी sp3 है। तो sp3 के बेसिस पे आपको पता है 5 आप तरीके से अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक और एलाइलिक में क्या डिफरेंस अभी बताती हूँ नेक्स्ट वाले उसमें आएगा। sp2 तो sp2 में केवल दो ही केस हैं, पहला डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ जाए अगर, और नेक्स्ट अगर आपकी
यहाँ पे इससे डायरेक्टली जुड़ जाए। देखो अगर आप दोनों ही सिस्टम देखोगे तो डबल बॉन्ड है तो ये sp2 कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 कार्बन है। जब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ेगा तो क्या होगा, विनाइलिक। और जब ये आपकी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे अराइलिक एल्कोहल। एराइलिक भी बोल सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली फिनॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फिनॉल भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बोलोगे मैम डिफरेंस क्या है अराइल और बेंजाइल में, क्या डिफरेंस है? देखो अगर आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ेगा तो अराइल है, अगर बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा तो बेंजाइलिक है। तो दिस इज अराइलिक एंड दिस इज बेंजाइलिक। ठीक है, तो आपको ये दोनों डिफरेंस पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, क्योंकि ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी लाइव क्लासेस में करवा दिया है तो एक बार जल्दी से हम इसको बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अल्कोहल को बनाने के 4 तरीके। आपको जब जितने बच्चों को ऑर्गेनिक याद नहीं होती है उनके लिए जरूरी है हर चीज की आपके पास समरी होनी चाहिए, और इसको आपको बिना देखे लिखना है। ठीक है, इसको आपको बिना देखे लिखना है, एक बार नहीं लिखना है, 4-5 बार लिखना है, तब जाके वो आपको खुद ब खुद याद होने लगेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, केवल ओरली ऑर्गेनिक पढ़ोगे, आपको वो याद कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करिए अभी आप लेक्चर देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लिखो, लेक्चर खत्म होने के बाद प्रॉपर नोट्स बनाओ। जब नोट्स पूरे बन जाए उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेक लो और उसके बाद रिवाइज करते हुए बुक बंद करके दोबारा से लिखो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। तो आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही लास्ट में आपके सबसे काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अल्कोहल को बनाने के 4 तरीके, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल का रिडक्शन कर दो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करो। पहला उठाते एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, मतलब कि अगर मैम एल्कीन है तो मेरे पास क्या है, मैंने एसिड, मैंने H+H2O, जहां पे मेरा एसिड एज अ कैटलिस्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ। कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ? एज अ कैटलिस्ट में इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। क्लियर है इतनी बात? सभी लोग को बताए। अच्छा मुझे बताइए कि इस वाली मैकेनिज्म में जो हमारा रूल है वो कौन सा फॉलो होता है, मार्कोनिकॉव या फिर एंटी मार्कोनिकॉव? कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉव या फिर एंटी मार्कोनिकॉव? एवरीबॉडी कौन सा रूल फॉलो होता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में आपके आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, एक सेकंड रुको। ओके ठीक है, चलिए तो फॉर एग्जांपल मतलब कि यहाँ पे ये अटैक हुआ तो ये H+ आपका एक कार्बन पे जाके जुड़ गया और दूसरे कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये मान के चल रहे हो कि इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो है ही, CH2 होगा ये। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आता ही है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बना तो यहाँ पे फिर अब पानी डालेंगे, पानी पे यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, तो पानी पे जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है वो मैं लिख नहीं रही हूँ, CH3 CH। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये H+ क्या था, H+ वाज अ कैटलिस्ट। ये क्या था, कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने H2SO4 डाला तो ये H+ वहां पे आ गया। अब H+ को लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल HSO4 नेगेटिव आया, वो कहेगा कि जो H आपने दिया था उसको वापस लो, तो ये हाइड्रोजन वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, OH, और जो H+ रिएक्शन में यूज हुआ था वो आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, आता है और जाता है। तो आपको क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया, एल्कोहल। जब तक ये एल्कीन सिमेट्रिकल है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी OH लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। जब ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, तब आपको दिक्कत आएगी कि मैम कहां पे मैं आपका जोड़ू, दैट इज OH। तो जो जनरल केस रहेगा वहां पे आप लोग यूज करेंगे क्या, दैट इज योर मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो OH कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, यू कैन सी यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, यू हैव दिस इज अ, क्या है ये है आपका कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो देयर इज अ स्कोप फॉर रीअरेंजमेंट। अभी तक ये CUET में क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है कि आगे आप देख सको इसको। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आपकी या तो हाइड्राइड हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा, या फिर आपका मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा, या फिर आपका फिनाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाता है।
ठीक है, टुवर्ड्स अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपके पास एक सिस्टम है ये, ठीक है, अगर आपके पास ये सिस्टम है, ठीक है, इसके ऊपर आपने किया कि मैं H+H2O डाल देता हूँ, और आप कहोगे मैम मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं, मैम इसके पास CH2 है, इसके पास CH है, तो मैम जो मेरा आंसर है वो बनना चाहिए ये, ठीक है, बट इवेंचुअली ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो जब आप इसका रूल कर रहे हो, जब आप यहाँ बना रहे हो, तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो, ठीक है। जब आप मैकेनिज्म पे जाओगे तो क्योंकि ये मोर स्टेबल है, आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है एवरीवन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, टेक्निकली क्या होती है वैसे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। तो ये आपका कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन टर्शरी। तो वैसे तो एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका बन ही रहा है एल्कीन के थ्रू, लेकिन आपको पता है एक टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और जो आपका कार्बोकेटाइन है अब क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे शिफ्ट कर गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अब आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट तभी होगा जब आपके पास स्कोप है एक और स्टेबल कार्बोकेटाइन की, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं है क्योंकि ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है, ऑलरेडी सेकेंडरी बन रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब स्कोप ऑफ रीअरेंजमेंट वहां पे पैदा हो रही होगी, ठीक है बात। अब इस पे हम और क्वेश्चंस कर लेंगे आगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। फिर दूसरा आ जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी अल्कोहल बनाता है एल्कीन के थ्रू। देखो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैंने एल्कीन डाली B2H6, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो पहले मैंने B2H6 डाला, यहां पे फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि कहता है कि मेरा जो OH है टेक्निकली वो वहां पे जुड़ता है जहां पे मेरे मोर हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे जुड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये आपका CH और ये CH2 है, तो आपका जो BH3 है वो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। अब आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो H2O2 डाल के, तो आपको एल्कोहल यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है, आपको एल्कोहल यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो कोई रीअरेंजमेंट का यहाँ पे स्कोप नहीं होगा, ठीक है। सो टेक्निकली मैंने बस एक बात बोली कि जब आपके पास एक एल्कीन है, नॉर्मल एल्कीन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर H+H2O है और B2H6H2O2 है, ठीक है, तो अगर ये वाला केस है तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका ये वाला एल्कोहल, और यहां से आपका क्या बन जाएगा ये वाला एल्कोहल। एक पे मार्कोनिकॉफ, एक पे एंटी मार्कोनिकॉफ, और दोनों एक दूसरे के क्या पोजिशनल, ये क्या है एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स। ऑलराइट, क्लियर है। दो प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग की कंप्लीट हो जाती है, ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में भी करवाई है, ठीक है। आइए अब कार्बोनिल का रिडक्शन कर दो यार, सिंपल। देखो दो हैं आपके पास कार्बोनिल, एक है एल्डिहाइड और एक है आपके पास, ठीक है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या करना है, बस यहाँ पे OH लगा दो जहां पे कार्बोनिल है, क्या लगा दो, OH लगा दो जहां पे कार्बोनिल है। अगर आपके पास क्या है एल्डिहाइड है तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपके पास कीटोन है तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। रिएजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखना पड़ेगा, NaBH4, LiAlH4 और H2P। जितना क्रिस्प आप अपने नोट्स को रखोगे उतना वो आपके लिए आसान होगा बाद में याद करना, और आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैम मैं 10 किताबों को फॉलो करूंगा और उसके बाद फिर मैं जो अपने नोट्स है वो बनाऊंगा, सो दैट इज टेक्निकली आप लोग का एफर्ट ज्यादा लग रहा है, बट उससे एग्जाम पेपर में नहीं आने वाला है। इससे बेटर है कि आप एक किताब को इतना अच्छे से पढ़ लो कि उसका वर्ड टू वर्ड आपको याद हो, तो बेटर है कि आप एक जगह अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। इसीलिए ये नोट्स जो है आपके एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मैं चाहूंगी कि आप केवल एक चीज को फॉलो करो, लेकिन उसे पूरी शिद्दत और पूरे एफर्ट के साथ फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं 10 जगह अपनी एनर्जी को चैनलाइज करता हूं तो मेरी एक भी चीज 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रही होती है, तो आपके लिए एफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको एक जगह से, एक किताब से, एक नोट से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, ठीक है। लास्ट आपकी आएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एल्डिहाइड है,
मैंने इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला। अब देखो वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन का कंसेप्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव के ऊपर, क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव यहां से जुड़ गया है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव OMgBr। पानी डाल दीजिए, कार्बन 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 और O के साथ क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिल जाएगा आपको? सेकेंडरी एल्कोहल। वहीं अगर ये रिएक्शन आपने कीटोन के साथ किया तो, ठीक है, कीटोन के साथ अगर आपने रिएक्शन किया तो ये अटैक यहां पे होगा, क्या मिलेगा? ये आपका कार्बन नीचे जुड़ जाएगा, OMgBr, पानी डाल दीजिए, OH, क्या मिलेगा? टर्शरी एल्कोहल। वहीं अगर ये आपका HCHO है और इसके ऊपर आपने CH3MgBr डाला, क्या मिलेगा? HCH, कार्बन जुड़ गया है, OMgBr, और पानी डाल दिया तो HCH, कार्बन है, OH, क्या बन गया है? CCH2OH। ठीक है, क्या बन गया? CCH2OH। अगर मेरे पास क्या है? एल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा? एक सेकेंडरी एल्कोहल। अगर मैम मेरे पास क्या है? कीटोन, क्या मिलेगा? टर्शरी एल्कोहल। और अगर मैम मेरे पास क्या है? फॉर्मएल्डिहाइड पेपर में आता है, तो क्या मिलेगा मैम? प्राइमरी एल्कोहल। क्या मेरी बात क्लियर है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, क्या हमें बात क्लियर है? तो ये आपकी सारी की सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। आपको याद रखना है एसिड कैटलाइज H+H2O से होगा, हाइड्रोबोरेशन B2H6H2O2 से होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो? कार्बोनिल के लिए आप LiLH, ये ऐसे लिखना है ही आपको। अगर आप ये लिखोगे तभी आपको याद होगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको बार बार लिखने हैं। ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिटेल भी नोट्स लिखवा रही हूँ और शॉर्ट नोट्स भी लिखवा रही हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लीजिए और साथ में पानी डाल दीजिए। ठीक है, क्या क्या बनता है मैम यहाँ से? यहाँ पे आपका एंटी, यहाँ पे आपका जनरली आपका क्या होगा? मार्कोनिकॉव रूल फॉलो। यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो। अगर मैं कार्बोनिल की बात करूँ तो एल्डिहाइड क्या देगा? यहाँ पे आपका प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन यहाँ पे क्या देगा? सेकेंडरी एल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चले जाएंगे तो एल्डिहाइड क्या देगा? सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन क्या देगा? टर्शरी एल्कोहल, और फॉर्मएल्डिहाइड क्या देगा आपको? प्राइमरी एल्कोहल। ये इतना टिप्स पे अगर आपको याद है, आप ऑर्गेनिक के सारे सवाल कर पाओगे। यही आपको लिखना है, यही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज की, जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ये सबसे आसान है, बस आपको याद रखना है कि 4 चीजों से बनता है। कि आपको बस याद रखना है कि मैम ये 4 चीजों से हमारा बन जाता है। ठीक है, हेलो एल्केन्स, बेंजीन, एनिलीन और क्यूमीन। जरा एक बार देख लो, अगर आपके पास फिनॉल है तो ये 4 चीजों से बन सकता है। आपको ऐसा फ्लो चार्ट में याद रखोगे बेटर याद रहेगा। Cl, हेलो एल्केन, दूसरा बेंजीन, तीसरा मैम एनिलीन, और चौथा क्यूमीन। क्यूमीन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर मेरे पास एनिलीन है, सबसे पहले हेलो एल्केन डाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास हेलो एल्केन है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है पिछले चैप्टर में पढ़ा है, NaOH H पॉजिटिव एट 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से हेलो एल्केन। ठीक है, मतलब फिनॉल। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो ये 2 स्टेप में होगा, तो 2 स्टेप में ही बना लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ओलियम डाला दैट इज H2S2O7, तो आपको यहाँ से मिलेगा सल्फोनिलिक बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड SO3H, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। इसके ऊपर अगर आपने H+ डाल दिया, ठीक है, H+ और NaOH, राइट। सो बेसिकली अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, क्या किया? अगर आपने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? यू विल बी गेटिंग योर फिनॉल। क्या मिल जाएगा आपको? फिनॉल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगर मैं डाइसोनियम सॉल्ट की बात करूं तो ये भी 2 स्टेप में बनेगा। ठीक है, 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले अगर आपने इसका डाइसोटाइजेशन किया, आपने HNO2 डाल दिया या फिर NaNO2 HCl डाल दिया, तो यहाँ से मिलेगा डाइसोनियम सॉल्ट, और डाइसोनियम सॉल्ट के ऊपर आपने बस पानी डाल दिया तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। ये आप अमाइंस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं दैट इज क्यूमीन। क्यूमीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमीन पे सबसे आपने पहले अगर आपने ऑक्सीजन डाला, देखो ये क्या है? कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन और एक हाइड्रोजन।
ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पे आपका पर ऑक्साइड घुस जाता है, COOH। ठीक है, अगर आप बस बेसिकली अब यहाँ पे H+ डाल दोगे तो आपको यहाँ पे फिनॉल मिलेगा, और फिनॉल के साथ एक और चीज प्रोडक्ट में मिलती है जो कि होता है Ac2। क्या होता है, Ac2। क्या होता है, एसीटोन। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप जितनी बार बनाओगे आपको याद हो जाएगा और पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो फिनॉल किससे बन सकता है, या तो हेलोएल्केन से बना लो, या तो बेंजीन से बना लो, या तो मैम एनिलीन से बना लो, या तो मैम क्यूमीन से बना लो। क्यूमीन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके पेपर में आ चुका है। वो आपसे साइड प्रोडक्ट पूछता है तो वो एसीटोन होता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रोपेन 2-ऑन। क्या होता है, प्रोपेन 2-ऑन। आई होप इट्स क्लियर। ये प्रिपरेशन आपको बार बार लिखनी है, आपको ये याद हो जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स केवल 4 है। ठीक है, आइए अब सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी बच्चों को होती है वो है ईथर की प्रिपरेशन में। किसमें, ईथर की प्रिपरेशन में। ईथर की प्रिपरेशन वैसे काफी आसान है, 2 ही है केवल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सबसे पहले अगर मैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करूं, ठीक है, देखो तो ये 2 केस पे हो सकता है। ठीक है, एक आप इस रिएक्शन को 443 केल्विन पे कर दो और एक 413 केल्विन पे, मतलब एक रिएक्शन आप कर दो हाई टेम्परेचर पे और एक रिएक्शन आप कर दीजिए लो टेम्परेचर पे। ठीक है, क्लियर है। एक सेकंड रुको, तो मुझे आप बताओ कि कौन से वाले टेम्परेचर पे आपका ईथर बनेगा। बताइए कौन से वाले टेम्परेचर पे आपका ईथर बन जाएगा, कौन बताएगा। यस, कौन से पे बनेगा, देखो हाई टेम्परेचर पे होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी पढ़ोगे इसको, तो यहाँ पे बनेगी एल्कीन, और अगर लो टेम्परेचर लिया तो यहाँ पे बनेगा ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, 2 कार्बन का है, चलो ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 कार्बन का। ठीक है, सो टेक्निकली देखो कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर आपने हाई टेम्परेचर लिया तो रिएक्शन में बनेगी एल्कीन, और एल्कीन बनती है एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। अभी हम इसे पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ा है हेलो एल्कीन हेलो एरीन में एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन होता है। लेकिन अगर आपने इसको एक पर्टिकुलर, बहुत लो भी नहीं देना, एक बेसिक लो टेम्परेचर दिया, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर। क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN2। क्या होता है, SN2। SN2 बेटा क्या होता है, जल्दी से बताइए। रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की क्या होती है यहाँ पे आपकी, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी और, ठीक है, क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो आपको पता है कि मैम SN2 मतलब कि मेरे को लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। क्या चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसके लिए काफी सारी लिमिटेशन हो जाएगी कि आप किस किस्म के अल्कोहल से ये रिएक्शन कर सकते हो, आप किस किस्म के अल्कोहल से ये रिएक्शन कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे कि अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करना है, यहां पे लिखिए, अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करके क्या बनाना है, ईथर बनाना है, तो आपके पास काफी लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात, जो एल्कोहल है वो प्राइमरी ही होना चाहिए। ठीक है, वो प्राइमरी ही होना चाहिए क्योंकि लेस स्टेरिक हिंडर्ड आपको ग्रुप चाहिए। प्राइमरी रहेगा तो वो आपको ईथर देगा, अगर आपने गलती से उसे सेकेंडरी या टर्शियरी ले लिया तो वो आपको एल्कीन दे देगा, वहां पे रिएक्शन अगेन एलिमिनेशन हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है, लो ही रखना है, क्योंकि लो टेम्परेचर रखोगे तभी आपको ईथर मिलेगा। अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी, एल्कीन। तो टेम्परेचर भी एक प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। तीसरी बात, जो यहाँ पे आप ईथर बनाओगे ना वो हमेशा सिमेट्रिकल ही बनेंगे। क्या बनेंगे, सिमेट्रिकल ही बनेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर आपको ईथर बनाना है तो आप ये वाला ईथर बना सकते हो, लेकिन अगर आपने सोचा कि आपको ये ईथर बनाना है तो आप नहीं बना सकते। आपने सोचा कि मेरे को ऐसे वाले ग्रुप के साथ ईथर बनाना है तो भी नहीं बना सकते। आपने सोचा कि मैम एक प्राइमरी ले लूं और एक टर्शियरी ले लूं तो भी नहीं बना सकते। केवल आप ऐसे ईथर्स बना सकते हो जो प्राइमरी हो और सिमेट्रिकल हो। तो पेपर में सवाल आ सकता है कौन कौन से ईथर आप डिहाइड्रेशन से बना सकते हो, केवल सिमेट्रिकल और केवल प्राइमरी ग्रुप कंटेनिंग। ठीक है, अगर सेकेंडरी एक भी होता है तो भी नहीं बनेगा, वो आपको एल्कीन में कन्वर्ट करवा देगा। क्लियर है बात, सभी लोगों के पेपर में आता है। अब इसका जो सोल्यूशन था वो है आपका सेकंड रिएक्शन, दैट इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या है, अगर आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया,
और आपने एक सोडियम एल्कोक्साइड लिया, दैट इज अ सॉल्ट, दोनों का रिएक्शन किया तो यहां से आपको मिलेगा ROR डैश और NaX बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कहानी है। बोलोगे मैम सब कुछ तो आसान है, तो देखो जैसे आपने फॉर एग्जांपल CH3Cl लिया, CH3CH2ON नहीं लिया, दोनों का रिएक्शन किया, जोड़ दो सिंपली CH3O CH2CH3 और NaCl बाहर आ गया। बोलोगे मैम ये तो बड़ा आसान है, बहुत बढ़िया बात हो गई। मैं बोलूंगी आप सिमेट्रिकल बना सकते हो, वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3ON नहीं लिया, जोड़ दो दोनों को, CH3O CH3 और NaCl, मतलब सिमेट्रिकल भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है। क्या बात है, क्या बात है। हम दूसरी दिक्कत, ग्रुप को सेकेंडरी टर्शियरी कर सकते हो क्या? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल कर सकते हो। देखो CH3Cl लिया, CH3 CH2 CH3ON नहीं लिया, दोनों को जरा जोड़ दो, देखो सिंपल रिएक्शन हो जाएगा, CH3O CH3 और NaCl। आपको मैम ये तो चमत्कार हो गया, इस रिएक्शन ने तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर दी। तो बेटा एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें पता नहीं है, जो ये नहीं कर पाता है, ये भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से, इससे होता है SN2। तो इसको भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसको भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, पर किसकी पसंद नहीं है? इसकी। ये ग्रुप तुमको प्राइमरी रखना है, तुम इसके साथ जो मन में आए वो कर सकते हो, प्राइमरी रखो, सेकेंडरी रखो, टर्शियरी, पर उसको अगर छेड़ दिया तो एल्कीन दे देगा। क्या दे देगा? एल्कीन दे देगा। क्या देगा बेटा? एल्कीन। मतलब कि अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया और तुमने ऐसा बोला कि मैम चलो मैं इसको तो प्राइमरी ले रहा हूं ना, तो भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बेस की तरह काम करेगा और आपको यहाँ पे अगेन एल्कीन मिल जाए। क्या मिल जाएगी? एल्कीन, क्योंकि आपने इसको सेकेंडरी कर दी। ठीक है, तो कहानी का सार ये है कि अगर आपके पास, ठीक है, क्या है भाई, क्या है, RX और R डैश ON, तो यहां पे आपको मिलेगा ROR डैश और NaX, या फिर आपको मिलेगी अल्कीन। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि अब मुझे क्या पता कौन सी एल्कीन बनेगी, तो एल्कीन बनेगी। ठीक है, कब बनेगी? अगर तुमने इसको प्राइमरी लिया तो तुम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी ले लो, आपको ईथर मिलेगा। लेकिन अगर तुमने इसको सेकेंडरी या टर्शरी लिया, इसको तुम कुछ भी ले लो, तब तो भी तुम्हें एल्कीन ही मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, लेकिन यहाँ पे अगेन वो E2 एलिमिनेशन पर चली जाएगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी ना। स्टेरिक हिंड्रेंस आते ही रिएक्शन आपका एलिमिनेशन में कन्वर्ट होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है। आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो जिसके पास सेकेंडरी टर्शरी ग्रुप है, लेकिन कंडीशन ये है कि RX शुड ऑलवेज बी प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी है तो SN2 में जाएगा, अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में चला जाएगा। क्लियर है बात? सभी लोगों को क्लियर है? सो इसी के साथ आपकी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, एल्कोहल की भी, फिनॉल की भी, ईथर। अब आ जाते हैं रिएक्शंस के ऊपर। तो भाई एल्कोहल के दो रिएक्शंस है, क्योंकि एल्कोहल के पास बॉन्ड भी दो हैं। ठीक है, कैसे बॉन्ड है मैम? CH3O है ना, तो या तो तुम OH बॉन्ड तोड़ दो, या तो तुम CO बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, जब तुमने OH बॉन्ड तोड़ा, अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो अगर तुमने OH बॉन्ड तोड़ा तो CH3O के ऊपर नेगेटिव और H+ बनेगा। अगर तुमने CO बॉन्ड तोड़ा तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है इस केस में एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस केस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो नेगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्कोहल इज एम्बीडेंटेड इन नेचर। क्या है? एम्बीडेंटेड इन नेचर, मतलब कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, बस फर्क इतना है कि तुमने उसका कौन सा बॉन्ड तोड़ा। ठीक है, क्या फर्क है? तुमने उसका कौन सा बॉन्ड तोड़ा। ठीक है, आइए, तो OH बॉन्ड तोड़ के दो कंसेप्ट बनते हैं हमारे, एसिडिटी का और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आइए, सबसे पहले मैं अगर एसिडिटी उठाती हूँ, ठीक है, एसिडिटी क्या है? देखो कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जब अपना H+ दे, एसिड कौन होते हैं? जो H+ को रिलीज करे। एसिड कौन है? जो H+ को रिलीज करे। ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपके
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ, क्योंकि एसिड का है तो मैंने ए लिख दिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3O, ठीक है, राइट। अभी कहानी ये है कि देखो जितना अच्छा ये होगा, जितना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही ज्यादा ये टूटेगा, उतना ज्यादा ये टूटेगा तो उतना ही ज्यादा ये बनेगा, ठीक है। अगर जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ही ज्यादा Ka होगा। कहानी समझ में आई? मतलब कि मैम जितना अच्छा एसिड होगा उतना ही ज्यादा आपका Ka बनेगा, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा। सिंपल बात है। अच्छा, एक कंसेप्ट और आता है pKa का। pKa क्या होता है? दैट इज माइनस लॉग ऑफ Ka। p का मतलब माइनस लॉग, इसको आप बोल सकते हो लॉग Ka की पावर -1, क्योंकि पावर ऊपर चली जाती है, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग 1/Ka। तो आप लिख सकते हो कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या बोलोगे? pKa घटेगा। तो आपको अगर रिलेशनशिप पूछे तो पहली बात तो ये बताओ, एसिडिटी बढ़ेगी तो Ka बढ़ेगा और pKa बढ़ेगा। सिंपल बात है। आइए अब बात करते हैं अल्कोहल की एसिडिटी की, ठीक है, अल्कोहल की एसिडिटी की। देखो अभी अगर मैं एसिड की बात कर रही हूँ CH3OH, चलो फिलहाल मैं इसे पकड़ रही हूँ, या मैं CH3 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मिथाइल एक एक्सेप्शन हो जाता है, मैं ROH लिख रही हूँ, अल्कोहल इज ROH, ठीक है। ये क्या बनाएगा? RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, क्या बना रहा है? H पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है? कोई भी वो चीज जो इलेक्ट्रॉन को उससे खींचे, क्योंकि इसके पास तो साथ है, इसको ऐसा ग्रुप चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले वापस। मतलब कि आपको नेगेटिव चार्ज को अगर स्टेबल करना है तो किससे स्टेबलाइज होगा? बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? या तो माइनस आई इफेक्ट लगा दें या तो माइनस एम इफेक्ट लगा दें, ठीक है। लेकिन जो R है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और R ग्रुप, R क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हमेशा क्या करेगा? ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। रिजल्टेंटली आपके जो एल्कोहल्स हैं वो क्या होंगे? वीक एसिड्स। क्या होंगे? वीक एसिड्स, क्योंकि डीस्टेबलाइज्ड है। एक्सेप्ट योर मिथाइल एल्कोहल या मिथनॉल, इसके अलावा सभी आपके क्या होते हैं? वीक एसिड्स। क्या होते हैं? वीक एसिड्स। अगर आपसे कोई कंपेयर, अब देखो जनरल बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके माइनस, मैं जनरल लिख रही हूँ, वैसे मैंने आपको ये लिखवाई भी है, और अगर आप बैचेस में हो तो आपने पढ़ा भी होगा। ये 4 इफेक्ट है, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के, जब आपका नॉर्मल बिना रिंग का सिस्टम है, और ये आपके क्या है? रेजोनेंस में। जब आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा तो आप ये दोनों इफेक्ट्स को लगाएंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जितने भी मैं यहाँ पे बस मेन लिख रही हूँ, आपके हाइड्रोकार्बन से वो सारे प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। माइनस आई इफेक्ट आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन को वही खींचेंगे, दैट इज आपका Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया। तो जो भी आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, या फिर आपकी हेलोजन फैमिली है, क्योंकि वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही माइनस आई लगाएंगे। माइनस एम कौन लगाएगा? NO2 लगाएगा, Cn लगाएगा, SO3H लगाएगा, जिनके पास भी कॉन्जुकेशन है CH3COOH लगाएगा, C डबल बॉन्ड O का कोई भी ग्रुप लगा देगा। तो ये जनरली ये सारे ग्रुप क्या लगाएंगे? माइनस एम। अब प्लस एम कौन लगाएगा? वो सभी ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जो OH है, जो NH2 है, ठीक है, जो भी आपके हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस बहुत वीक शो करते हैं बट शो कर देते हैं, मैं आपके मेन ही लिखवा रही हूँ यहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम ये माइनस एम, ये माइनस आई और प्लस एम दोनों शो कर रहे हैं, तो आपको बस याद रखना है कि जब ये एलिमेंट आपका यहाँ पे लग जाएगा तो ये आपका शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट, लेकिन जब एक ये नॉर्मल सिस्टम में लग रहा है तो ये आपका शो करेगा माइनस आई। तो जब रिंग पे चला जाएगा तभी प्लस एम की बारी आएगी। अब एसिडिटी कौन बढ़ाएंगे? एसिडिटी आपके माइनस आई और माइनस एम बढ़ाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पानी की, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करते हैं, दैट इज एसिडिटी ऑफ वाटर एंड एल्कोहल, ठीक है। तो अगर मैं पानी की बात करूं, दिस इज वाटर एंड दिस इज ROH, एल्कोहल, ठीक है।
अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी क्या बनेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, OR नेगेटिव और H पॉजिटिव। R इज योर एल्काइल ग्रुप। अभी देखो यहां पर ये जो है ये कोई खास इफेक्ट नहीं लगा रहा है, तो ना तो ये स्टेबलाइज कर रहा है ना ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, बट ये जो R है, बट जो ये R है ये क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पानी या एल्कोहल, तो याद रखेंगे कौन, योर वाटर इज मोर एसिडिक देन योर एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल के पास प्लस आई इफेक्ट है तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल एक्सेप्ट योर मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल के अलावा। अगर मैं कंसेप्ट फिर नेक्स्ट उठाऊंगी दैट इज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। अगर मैं इनकी बात करूं, एल्कोहल और फिनॉल की, तो देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं फॉर एग्जांपल, और अगर मैं फिनॉल की बात करूं, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज बेटा रेजोनेंस में चला जाएगा और ऐसे ही जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। तो टेक्निकली ये तो डिस्टेबलाइज्ड है, क्यों, प्लस आई इफेक्ट। और ये बेटा क्या है, स्टेबलाइज्ड है, क्यों, रेजोनेंस। तो अगर आपसे कोई कंपेयर करने को बोले कि एल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आंसर होगा फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन योर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्या हमें बात क्लियर है। तो अगर मैं तीनों का ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी, जनरल केस में आपका रहेगा सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर वाटर, और फिर आपके एल्कोहल के पहले आपका मिथेनॉल आ जाएगा, क्योंकि मिथेनॉल बाकी एल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है, एक्सेप्शन है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब अगर फिनॉल में भी बहुत सारी चीजें, फिनॉल में ग्रुप लगा दे वो आपसे, देखो फिनॉल का जब आपका नेगेटिव चार्ज है तो एक तो इस पोजीशन पे आता है और इस पोजीशन पे आता है रेजोनेंस में। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे आपको डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ग्रुप अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, मैं एक ग्रुप यहाँ पे लगा दूं या फिर मैं एक ग्रुप यहाँ पे लगा दूं, तो वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फिनॉल को क्या बनाएगा, ज्यादा और ज्यादा एसिडिक बना देगा। क्या बना देगा, और ज्यादा एसिडिक। मतलब कि अगर फिनॉल के ऊपर आपने एक ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो फिनॉल को फिनॉल से ज्यादा एसिडिक बना देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और अगर वहीं तुमने एक ग्रुप ऐसा लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो फिनॉल से भी उसको कम एसिडिक बना देगा। ठीक है, बात क्लियर है। क्या हमें ये बात क्लियर है सभी लोग। तो विड्रॉइंग और डोनेटिंग का आपको कंसेप्ट क्लियर है। विड्रॉइंग कौन है, -m, डोनेटिंग कौन है, +m। ठीक है, अभी एक चीज और, देयर आर 3 पोजिशंस। ठीक है, आपके पास 3 पोजिशंस है फिनॉल में भी, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। ऑर्थो मेटा पे +m -m लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन मेटा पे नहीं लगता है ये इफेक्ट, क्योंकि मेटा पे डायरेक्टली आपका नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -i+i। तो अगर आपके पास OH ग्रुप है तो अगर ये मेटा पे लगा है तो ये आपका क्या लगाएगा, -i इफेक्ट, और अगर ये पैरा पे लगा है तो ये क्या लगाएगा, +m। तो आपको सारी बातों का ध्यान रखना है, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, तो अगर मैं बोलूं ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आपको अगर जवाब देना है तो कौन होगा ज्यादा एसिडिक इन द चार्ज सेक्शन, -m +m, ज्यादा एसिडिक, सिंपल कहानी। अगर मैं बोलूं हाँ भाई,
अगर मैं ABC में एसिडिक ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा? वीडियो को 1 सेकंड पॉज करो और बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा, क्या होगा? CN -M नो इफेक्ट प्लस M, आपको बताया था -M नो और फिर प्लस M, ठीक है। अब वही अगर मेटा का एक एक्सेप्शनल केस आ जाए तो कौन होगा? अगर ऐसा केस आ जाए -M और ये मेटा पे लगा है तो -I, अब दोनों ही माइनस माइनस है तो दोनों माइनस में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? हमेशा माइनस है। जब दोनों ही माइनस है तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? माइनस है, ठीक है। अब क्या होगा ABC का ऑर्डर? अब क्या होगा ABC का ऑर्डर एवरीवन? हाँ भाई क्या होगा? ये क्या है? -M, ये क्या है? +M, ये क्या है? -I, AC, क्या होगा? AC। सो टेक्निकली आपका ऑर्डर क्या है? योर ऑर्डर इज सबसे अच्छा मैम -M करेगा, फिर -I करेगा, फिर कोई भी इफेक्ट मत लगाओ, फिर +I करेगा और फिर +M करेगा। तो दैट इज योर ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ और योर Ka, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, अगर इसका एसिडिटी का ऑर्डर आपसे कोई पूछे, क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे? क्विकली एवरीवन आइडेंटिफाई करिए और बताइए। कोई इफेक्ट नहीं है, ये CH3 मेटा पे लगा है तो +I है, Cl लगा है तो -I है, NO2 है तो -M है और OH है तो +M। क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे अच्छा होगा मैम E का, फिर किसका होगा मैम? फिर किसका होगा मैम? E के बाद होगा C का, सॉरी E उल्टा लिख दिया, पहले होगा -M, तो -M होगा पहले D का, फिर होगा -I C का, फिर होगा नो इफेक्ट, फिर होगा B का और फिर होगा लास्ट में आपका +M। तो आई थिंक आपको काफी सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपका जो बेसिक नोट्स है वो कंप्लीट है तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पा रहे होगे, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये सिंपल है, इसमें हम ज्यादा उसमें नहीं जा सकते, हम नॉर्मली लिख सकते हैं इसको। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी एल्कोहल है और उसका रिएक्शन आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहे हो, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एज अ कैटलिस्ट, तो यहां से आप पानी को निकाल दो, वाटर निकाल दीजिए। वाटर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ROC डबल बॉन्ड O R डैश, एस्टर बन चुका है। याद रखना ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा कहां से आएगा? एल्कोहल से। तो एल्कोहल के ऑक्सीजन पे जो भी लिखा है, एल्कोहल के ऑक्सीजन पे जो भी लिखा है वो सेम इस एल्कोहल, सेम इस एस्टर के एल्कोहल ऑक्सीजन पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, राइट। ये सेम रिएक्शन आप 3 चीजों के साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो या फिर आप एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। आप रिएक्शन इसको एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो और अगर एनहाइड्राइड के साथ करते हो तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहां से? दैट इज RO और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, इस साइड का हिस्सा लग गया, बचा क्या? OH एल्कोहल का आया, C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। मतलब कि एक तो ये हिस्सा टूटा और एक ये वाला हिस्सा टूटा। ये वाला हिस्सा एल्कोहल के एल्कोहल की आपका जो H है उसके साथ जुड़ेगा और ये वाला बचे हुए सेक्शन के साथ आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, राइट। और लास्टली आप कर सकते हो रिएक्शन पिरिडीन के साथ CH3 Cl,
रिएक्शन होता है पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा CH3 और यहाँ से आपका OR एल्कोहल का और HCl आपका बचा हुआ निकल जाएगा। पिरिडीन का रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि पिरिडीन और HCl रिएक्ट करेंगे तो HCl की मात्रा कम होती जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाए। ठीक है, तो ये सेम रिएक्शन है, बस इसमें एक बात याद रखना है कि आपने क्या करना है, आपने अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो जो भी एस्टर बनेगा उसमें ROC डबल बॉन्ड OR जिसका भी उठा रहे हो, बट ये जो OR है ये अल्कोहल का रहेगा और ये ऑक्सीजन जो है ये भी अल्कोहल का रहेगा, क्योंकि आइसोटोपिक लेबलिंग के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट उठा लेते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज। अगर मेरे को CO बॉन्ड तोड़ना है तो मेरे पास 4 रिएक्शन है ल्यूकस टेस्ट, PCl5 PCl3 के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन और लास्ट आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ये अगर सबसे पहले मैं ल्यूकस टेस्ट की बात करूं तो ल्यूकस टेस्ट एक टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ROH कोई एल्कोहल है, आपने इसके ऊपर क्या डाला, दैट इज ZnCl2 और HCl, तो यहां से आपको मिल जाता है RCl। क्या होता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है RCl। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो R पॉजिटिव बन रहा है ऑब्वियसली, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी सबसे स्ट्रॉन्ग टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, कौन सा एल्कोहल सबसे अच्छा ये टेस्ट देगा, वो भी क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा। तो जब भी आप ल्यूकस टेस्ट करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि कैसे कर सकते हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो जो भी आपका टर्शरी एल्कोहल है वो इमीडिएटली ये टेस्ट दे देगा। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी एल्कोहल है वो 5 मिनट के अंदर आपका ये टेस्ट दे देगा, और जो प्राइमरी है वो कभी कभी देता ही नहीं है, बहुत मेहनत करोगे तो थोड़ा बहुत टेस्ट दे देगा, बट आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यही रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, क्लियर है, ओके एवरीवन। ठीक है, तो ये हो गया। आइए उसके बाद ये सिंपल रिएक्शन है, अगर आपके पास ROH है, आपने इसके ऊपर या तो PCl5 डाल दो या PCl3, ये हमने हेलोएल्केन में भी पढ़ा था, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RCl ही मिलेगा। अगेन आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको RCl लिखना है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। बताइए डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बनता है, किसी को पता है, एनीबॉडी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बनता है? ओके, तो बेसिकली देखो, अगर आपके पास एक एल्कोहल है और आपने H+ डाला तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, OH2 पॉजिटिव बन गया। रिएक्शन में मैंने H+ अगेन ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, OH2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस कार्बोकेटाइन के जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होता है जो एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये हाइड्रोजन अल्फा ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहां से आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन, और ये H+ रिएक्शन से निकल ये क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आपने क्या निकाला, हाइड्रोजन को निकाला, क्या निकाला, या फिर मैं बोलूं H2O यहाँ पे आपका रिमूव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे तो अभी देखो आपके पास एक ही हाइड्रोजन था, अगर आपके पास एक ऐसा केस हो कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। आपने पहले रिएक्शन किया तो आपको यहाँ पे मिल गया OH2 पॉजिटिव, ये निकल गया, तो मैम यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। अब इसके पास मैम एक हाइड्रोजन ये भी है और एक हाइड्रोजन ये भी है, ठीक है, 2 है अब इसके पास, तो मैम क्या होगा, तो पहले एक से रिएक्शन करवाओ तो आपको क्या मिलेगा, एक से रिएक्शन करवाया तो आपने यहाँ पे एल्कीन बनाया, फिर आपने इस वाले से रिएक्शन करवाया तो आपने यहाँ पे एल्कीन बनाया। सवाल आएगा दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, जब 2 एल्कीन बन रही है तो मेजर कौन सा होगा, अगेन अल्फा हाइड्रोजन पे जाएंगे, एल्कीन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, एल्कीन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, एल्कीन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन 6, कितने हाइड्रोजन 2, जिसके पास ज्यादा वो मेजर, जिसके पास ज्यादा वो मेजर। तो जब भी आपका डिहाइड्रेशन का रिएक्शन, मतलब जब भी आपका एल्कीन के फॉर्मेशन का रिएक्शन आएगा तो आपको देखना है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी एल्कीन बनेगी, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो आपकी ज्यादा स्टेबल एल्कीन निकल कर
क्लियर है बात? ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सिंपल कहानी है, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो ये क्या देगा आपको, एल्डिहाइड। जैसे वहां पे रिडक्शन किया था, यहाँ ऑक्सीडेशन कर दो। जैसे अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो ये आपको क्या देगा, ये आपको कीटोन देगा। टर्शियरी अल्कोहल क्या रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, रिएजेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, पीसीसी, CrO3 या पीडीसी। जनरली हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे एक और रिएक्शन में लिख रही हूं, अगर आपने ये सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम रिएक्शन अगर आप करते हो इसके साथ कॉपर एट 573 केल्विन के साथ भी कर सकते हो, कॉपर एट 573 केल्विन के साथ भी कर सकते हो। लेकिन टर्शियरी कार्बन पे अगर आपने कॉपर एट 573 केल्विन डाला तो यहां से आपको क्या मिलती है, यहां से आपको मिल जाएगी एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी एल्कीन। तो याद रखना, जब कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी तो सेम प्रोडक्ट देगा, लेकिन टर्शियरी में आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन। ठीक है, क्या मिल जाएगी, एल्कीन। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे रिएक्शन एल्कोहल के भी समाप्त हो जाते हैं। बढ़ती हैं आगे अपने नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस की तरफ, वो है मेरे रिएक्शंस ऑफ, ठीक है, किसके रिएक्शन, फिनॉल। तो 4-5 रिएक्शन है, सिंपल कहानी है। सबसे पहली बात, अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फिनॉल है और मैंने बोला था ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा +m, इलेक्ट्रॉन देगा। और रेजोनेंस में कहां कहां पे दे रहा था, नेगेटिव चार्ज एक बार यहां पे आ रहा था, है ना, और एक बार नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा था, यहां पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी कहां पे जाएगी, एक बार यहां पे जाएगी और एक बार यहां। ठीक है, इन दो पोजीशन पे ही जा सकती है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहां पे होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, तो जो आपका फिनॉल है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं उठाती हूं और हम करते हैं नाइट्रेशन। ऑलराइट, सो अगर मैं सबसे पहले नाइट्रेशन की बच्चों बात कर लूं तो नाइट्रेशन के हमारे दो केसेस रहेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फिनॉल है और मैंने इसके ऊपर डाला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड जब आप डालते हो तो इतना ज्यादा रिएक्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है कि आपका जो NO2 है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपकी तीनों पोजीशंस पे जुड़ जाता है और ये बना लेता है पिक्रिक एसिड। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि यहाँ पे 3 आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसको आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने बेटा यहाँ पे डाला डाइल्यूट HNO3 तो फिर हमें मिल जाते हैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो ऑर्थो पे NO2 और एक आपका पैरा पे NO2। ठीक है, जहां पे मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, पैरा वाला। ठीक है, पैरा वाला आपका रहेगा मेजर। अब पेपर में सवाल आएगा कि जब आपको दो प्रोडक्ट्स मिले तो इन दोनों को आप सेपरेट आउट कैसे कर सकते हो, इन दोनों को सेपरेट आउट कैसे कर सकते हो। तो अगर बात है इनको सेपरेट आउट करने की, तो अगर मैं ऑर्थो की बात करूं, देखो OH और NO2 आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं पैरा का केस पकड़ूं, तो यहाँ पे आपका OH NO2 और यहाँ पे आपका NO2 और OH और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब अगर मुझे बॉयल ऑफ करना है, मुझे इन दोनों को मेल्ट करना है, तो ऑब्वियसली यार इसको तोड़ने में मेरे को ज्यादा मेहनत लगेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। यहाँ पे मुझे तोड़ना ही नहीं है क्योंकि इसका ये बॉन्ड खुद के साथ है, किसी और चीज के साथ नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। आपको आप इसी इजीली आप क्या कर सकते हो, इसे इवेपोरेट कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों के ऊपर एक प्रोसेस करोगे दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन, तो आप दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वो आपका क्या करेगा, वो जल्दी से आपका क्या करेगा, इवेपोरेट होगा। दैट इज ये आपका ज्यादा वॉलेटाइल होगा, तो ये आपका इवेपोरेट हो जाएगा और आपको ये रिमेनिंग मिल जाएगा एज योर प्रोडक्ट। तो अगर आपको इन दोनों को सेपरेट आउट करना है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है भाई, क्लियर है बात। आइए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या रहेगा, इतना नीचे कहां से आ गए हम, ओहो ऊपर थे। हाँ ठीक है, चलिए
अगर मैं नेक्स्ट आपकी बात करूं तो आएगा ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के भी मेरे दो केस रहेंगे। अगर आपके पास फिनॉल है और आपने इसके ऊपर डाला ब्रोमीन वाटर, तो ये अगेन आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, Br 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 और OH। तो क्या मिलेगा आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। और अगर आपने इसके ऊपर डाला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो ऑर्थो पे Br और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका पैरा पे Br। ठीक है, राइट। और ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। सो आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल्बी रिएक्शन। कॉल्बी रिएक्शन अगेन आपका एक नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने फिनॉल लिया और इसके ऊपर आपने डाला NaOH, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन, ONA हो जाएगा। और अगर आपने इसके ऊपर डाल दिया CO2 और H पॉजिटिव, तो आपको दिख रहा है COOH हो गया है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, COOH और OH ऊपर ही। तो उसको क्या बोलते हैं आपका एल्फा, या मैं बोलूँगी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछता है क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। कॉल्बी रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। बस नेम रिएक्शन है, डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट आएगा रिवर्टिमेंट रिएक्शन। रिवर्टिमेंट रिएक्शन में अगर आपके पास क्या है, OH फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के ऊपर मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख रही हूँ। आपने पहले बेस डाला तो ONA बनेगा और फिर आपने CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाला, तो आपको यहाँ से रिएक्शन में मिलता है क्या, दैट इज OH और CHO, दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ये रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट पूछता है, तो इंटरमीडिएट क्या होता है, दैट इज अ कार्बीन। क्या होता है, कार्बीन, दैट इज CCl2। ठीक है, दिस इज कार्बीन, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशी एंड दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल का अगर हम उठा लें तो नॉर्मल रिएक्शन है। अगर फिनॉल आपने लिया और इसके ऊपर आपने डाल दिया जिंक डस्ट, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर आपको क्या दे देगा यहाँ से, बेंजीन। क्या दे देगा, नॉर्मल बेंजीन। बस आपको ये बार बार लिखना है, आपको याद हो जाएगा। अगर आपके पास है फिनॉल और फिनॉल के ऊपर आपने डाल दिया दैट इज K2Cr2O7 और H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से आपको ये देगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होने के बाद दैट इज बेंजाक्विनोन। क्या दे देगा, बेंजाक्विनोन। ठीक है, सो टेक्निकली आपके 5 रिएक्शन है। यहाँ पे आपके 2 केस है, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मिलेगा पिक्रिक एसिड और डाइल्यूट के साथ आपको मिलेगा ऑर्थो और पैरा, जिसको आप स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हो। ऐसे लिखना होगा आपको बार बार शॉर्ट नोट्स में। ब्रोमिनेशन अगर आपने वाटर के साथ किया, Br2 वाटर के साथ, तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में किया तो आपको ऑर्थो पैरा मिलेगा, जिसमें आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। कॉल्बी रिएक्शन में आपने इस्तेमाल करना है NaOH, CO2 और H पॉजिटिव, तो यहाँ से मिलता है सैलिसिल एसिड, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट अगर आपके पास NaOH और CHCl3 है, तो यहाँ से आपको मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपने रिडक्शन किया जिंक डस्ट के साथ, तो यहाँ से आपको मिलती है बेंजीन। और अगर आपने यहाँ पे डाला K2Cr2O7 और H2SO4, तो यहाँ से मिलता है आपको बेंजाक्विनोन। इतना टिप्स पे अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप पेपर में सवाल कर पाओगे, और ये याद तब होगा जब आप इसको बार बार लिखोगे। ठीक है, तो बार बार लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस ब्रिंग्स अस टू योर लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन, जो है हमारा ईथर के 2 रिएक्शन। वो है HI के साथ रिएक्शन और ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दैट इज HI के साथ आप अगर ईथर को ब्रेक करो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहला उठाऊँ रिएक्शन विद HI, आपके पास एक ईथर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं H नहीं लिख रही हूँ, मैं मान रही हूँ आपको पता है। आपने डाला HI, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, दोनों में से किसी को भी उठा लो, पॉजिटिव रहेगा। आप इसको तोड़ रहे हो, आप इसको तोड़ रहे हो।
तो नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, CO के साथ आपका जुड़ेगा क्या, दैट इज H, CH3OH बन गया। बचा क्या, CH3 के साथ जुड़ेगा, तो आपको क्या मिला, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। क्या मिला, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आइए प्रॉब्लम तब आएगी, ये सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर ये ईथर आपका अनसिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है, और यहां पे आपका फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रही हूं, तो आप बोलोगे कि अब मैम कौन सा किस पे जोड़े, तो देखो मैं आपको ना स्टेप्स लिखवा रही हूँ इस रिएक्शन को करने के, ठीक है। पहला स्टेप, ब्रेक बोथ CO बॉन्ड्स, दो हैं आपके पास, एंड मेक 2 कार्बोकेटाइन्स ईच। ठीक है, check whether any carbocation formed is stable। ठीक है, पहला कि आप चेक करोगे कोई स्टेबल है या नहीं। If any carbocation is stable, join हेलोजन विद इट, और अगर कार्बोकेटाइन है तो मैकेनिज्म हो जाएगी SN1। ठीक है, इफ नो कार्बोकेटाइन इज स्टेबल तो टेक्निकली वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा। देन चेक विच एल्काइल ग्रुप is less sterically hindered and add halogen to it, और अगर ऐसा है तो मैकेनिज्म SN2 होगी। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, बट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन दिया था, चलो मैं नॉर्मली उठा रही हूँ, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर HI डाला, तो पहला स्टेप आपको तोड़ के देखना है। आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये बना, आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये बना, दोनों पे केटाइन बना के देखो। यार देखो कोई भी स्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये भी प्राइमरी है और ये तो प्राइमरी क्या ही होगा, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो आपका SN1 का ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप देखो ये है और ये है, अगर मैं बोलूँ तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ये है, ये नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली ये ज्यादा अच्छा है, तो ये आपका क्या शो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। तो क्या बना दोगे, CH3I और बचे हुए के साथ OH, प्रोडक्ट ये बनेंगे। तो जब भी आपको ये रिएक्शन करना है, आपको क्या करना है, तोड़ के देखना है और जवाब देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, जब दो ऑप्शंस रहेंगे तो हमेशा कार्बोकेटाइन को ही फेवर आपको करना होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने तोड़ा तो ये बना और ये बना, टर्शरी बना और प्राइमरी बना, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। तो प्रोडक्ट में इसी के साथ आप एल्काइल हैलाइड जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा ये और, ठीक है। तो क्या आपको स्टेप्स क्लियर हुए? आपको पहले कार्बोकेटाइन बना के चेक करना है, बन रहा है तो उससे हेलोजन जोड़ दीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करिए और जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है उससे जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, तो आपने अगर तोड़ा तो आपको पहला मिला ये और मिला ये। कोई भी कार्बोकेटाइन क्या यहाँ पे स्टेबल आपको दिख रहा है? फिनाइल कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता और मिथाइल भी नहीं होता, तो आपका SN1 का ऑप्शन तो कट गया। फिर अगर मैं इसमें से और इसमें से कंपेयर करूं तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ये है, तो प्रोडक्ट क्या देगा, CH3I और इसके साथ आपका फिनॉल मिलेगा। पेपर में आया है सवाल।
पर वहीं अगर उसने ऐसा दे दिया कि क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपने तोड़ना है ये और ये। अब ये देखो, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है और ये हाईली स्टेबल है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देगा, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो जब भी ये रिएक्शन आएगा आपको बस ये चेक करना है बॉन्ड तोड़ते हुए, आपको इधर से भी तोड़ना है इधर से भी तोड़ना है, दोनों से देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल बन रहा है तो उससे हेलोजन जोड़ दो, नहीं बन रहा है तो फिर आप जाइए स्टैटिक हिंड्रेंस चेक करिए, जिसपे नहीं है उससे आप अपना हेलोजन जोड़ दीजिए। क्लियर है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, इस पर हम क्वेश्चंस और भी आपके आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे, बट आई थिंक जो कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बात क्लियर है। एवरीवन इन द चैट सेक्शन यहां तक क्लियर है सभी लोग को? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए और सेशन को भाई लाइक कर दीजिए जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, क्योंकि ये वन शॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपकमिंग डेज में, अपकमिंग रिवीजन के लिए ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। ठीक है चलिए तो आगे बढ़े। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, सो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो आपका है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो ये क्या है, अगेन लोन पेयर दे रहा है, तो ये क्या है प्लस एम, और अगर ये प्लस एम है अगेन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने नाइट्रेशन कर दिया, राइट, मैंने HNO3 और H2SO4 डाला, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि मेरे को OCH3 यहाँ पे NO2 मिल जाएगा और यहाँ पे भी NO2 मिल जाएगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ब्रोमिनेशन कर दिया, तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन में Br ऑर्थो पे भी मिल जाएगा और Br आपको पैरा पे भी मिल जाएगा। कुछ भी कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल आपने CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे भी आपका CH3 ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा और पैरा पे भी जुड़ जाएगा। तो ये तो सिंपल ही रिएक्शन है, बस आपको ये समझना होता है कि आपको जोड़ना कहाँ पे। ठीक है, सो इसी के साथ ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये आपके सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। अभी लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर के। सबसे पहले एसिडिटी का क्वेश्चन पेपर से आता ही आता है। जनरली प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में से आपका क्यूमीन वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल का आता है पेपर में कई बार, नाइट्रेशन वाला। उसके बाद आपका जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है वो आ जाएगा, कॉल्बे रिएक्शन है वो आ जाएगा और रिमर्टिमन रिएक्शन है वो आ जाएगा। तीनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका रिएक्शन विद HI। ये आपके इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी एंड इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, आप लोग सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे और मैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ मिलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के चैप्टर के साथ, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाएंगे कैसा लगा आपको ये वन शॉट। और अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरी तरीके से CUET अड्डा के साथ, अपनी CUET की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फ्रेशली लॉन्च्ड बैच, दैट इज योर अर्जुना बैच। ठीक है, देख लो एक बार कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आप लोग सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो इस बैच के अंदर। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाके ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस में CUET सेक्शन में CUET साइंस चुन लेना है। और आपके जितने भी बैच हैं, वैसे भी क्योंकि टीचर्स डे है तो टीचर्स डे की सेल आपकी एक्टिव हो चुकी है। टीचर्स डे की सेल की वजह से आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 बजे के बाद से ये सेल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जब भी ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज़ Y513 इस सेल की फ़ायदा उठाने के लिए। और आप इस कोड का इस्तेमाल करके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये और भी डिस्काउंट हो जाएगा जब आप इसको अप्लाई करोगे इस कोड को, दैट इज़ Y513। ठीक है, तो आई थिंक टीचर्स डे का फ़ायदा उठाइए
और डेफिनेटली अपनी तैयारी को एक कदम और आगे लेके जाइए. यूज़ द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड वेरी हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट. ऑल द बेस्ट.